अब इसी के साथ भाई वू यंग ने तो अपना भाई पावर डोमिनेंस शो कर दिया था। और सबसे अजीब बात ये है ना, वू यंग यहाँ पे फेंग युआन को नहीं, वू यी हे को ढूंढना चाहता है, अपने भाई को, लेकिन उसे ये बात ही नहीं पता कि फेंग युआन वू यी हे है। लेकिन ये भी हो सकता है कि वू यंग यहाँ पे ना पॉलिटिकल अब दबदबा बनाने के लिए कह रहा हो कि मुझे अपने भाई को ढूंढना है, ताकि लोगों को लगे कि अरे देखो कितना राइटियस बात बंदा है कि अपने भाई को अभी भी ढूंढना चाह रहा है। हो सकता है ना ऐसी चीजें। स्टार्ट करते हैं आगे। किसी भी कोई मॉडल ने अगर रैंक 8 तक कल्टीवेशन कर ली हो तो वो कहीं भी जाए सबका सेंटर ऑफ अटेंशन बन जाता है, क्योंकि उनका एक छोटा-सा मूव भी आसपास के रीजन पे बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है। वू यंग जो वू क्लैन का लीडर था, उसने उसका 4th इमॉर्टल गो हाउस क्लियर जे ड्रिपिंग वाइन टाइनी बैम्बू बिल्डिंग रिवील कर दिया था। ये देख के पूरे साउथर्न बॉर्डर के गो इमॉर्टल्स मानना पड़ गया था कि भाई वू यंग और उसका जो वू क्लैन है उसका पावर लेवल अलग ही लेवल का है। और वैसे भी वू क्लैन ऑलरेडी नंबर 1 पोजीशन पे था, तो जैसे ही वू यंग ने मतलब बुलाया, सब तुरंत ही उसके सामने आ गए। वू योंग सोचता है, ये लोग चालाक हैं, सब मुझे फ्रंट लाइन में धकेलना चाहते हैं, मेरे वू क्लैन को वैनगार्ड बनाना चाह रहे हैं। पर अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसका भाई मिसिंग था और बड़े भाई होने के नाते उसे दिखाना पड़ेगा कि वो फुल ट्राई कर रहा है अपने भाई को बचाने के लिए। ऊपर से लाइफ टैबलेट गो, सोल लालटेन गो अभी तक सेफ थे, इसका मतलब है कि उसका जो भाई है वो अभी तक ज़िंदा है, होप है। और एक और रीज़न ये भी था कि फेंग युआन ने वू क्लैन से 6 इमॉर्टल गो प्लस 1 लाख इमॉर्टल एसेंस स्टोन बोरो किए थे। इनमें से एक ब्लड लाइन इमॉर्टल गो भी था जिसको पर्सनली वू योंग ने अप्रूव किया था। अब फेंग युआन यानी वू यी मिसिंग था, तो ब्लेम सीधा वू योंग पे आना ही था। अगर वो एक्शन नहीं लेता तो साउथर्न बॉर्डर और अपने वू क्लैन दोनों उस पे एक तरीके से बोलता कि जवाब दे भाई, तूने दिया था ना उसको, इसलिए। तो बिना डिले करे क्लियर जेट ड्रिपिंग वाइन टाइनी बैम्बू बिल्डिंग ने लीड ली और सब जितने भी साउथर्न मोटर के एक्सपर्ट थे सब भाई उसकी चेस में आगे बढ़ गए। सीधा डायरेक्शन कहाँ थी, वही जो अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल जिस स्पीड से भागा है ना वहीं पर। फिर वू योंग ने ऑर्डर दिया, वूफा ट्रेजरी में से रेलेवेंट इमॉर्टल गू हाउस निकालो, लाइफ लोकेशन सर्चिंग गू फॉर्मेशन सेट करो, उनमें से वू यही का लाइफ टैबलेट और सोल लार्टेन को डाल देना जिससे उसकी लोकेशन फाइंड हो जाएगी। वूफा जो उसका मोस्ट ट्रस्टेड बंदा था तुरंत ही काम पे लग गया। बैटल इन्फो से ये कंफर्म हुआ कि हेवनली कोर्ट ने साउथर्न बॉर्डर पर डायरेक्ट अटैक नहीं किया था, पर बैटलफील्ड से कई इमॉर्टल को लूट के ले गए। साउथर्न बॉर्डर के लोग डेफिनेटली रिवेंज चाहेंगे, बट अभी वू योंग का मेन फोकस वू यी हे को बचाना था। हेवनली कोर्ट से गू वापस लेना मुश्किल था, तो शैडो सेट को चेस करना ज़्यादा लॉजिकल बात थी। और क्योंकि लाइफ टैबलेट गू अभी तक सेफ है, चांसेस थे कि वू यी हे उनके पास कैप्चर्ड हो। वू योंग सोचता हुआ कहता है शैडो सेट ट्रिक भी कर सकता है, हो सकता है उन्होंने फेक डेथ दिखाई हो, असल में वू यी को मार दिया हो, शायद हम सबको ट्रैप में फंसाना चाह रहे हों और उनका ही प्लान हो कि हम उनके पीछे आएँ। पर फिर भी उसने चेस कंटिन्यू रखी, क्योंकि उसके साथ सिर्फ वो नहीं बल्कि साउथर्न बॉर्डर के सब रैंक 8 गो इमॉर्टल्स प्लस चाय क्यू चाय क्यू यू यानी जो फॉर्मेशन पाथ का एक्सपर्ट वो भी था, और साथ में बहुत सारे इमॉर्टल गो हाउसेस भी थे। ऐसे बैटल पावर के सामने कोई भी ट्रैप बेकार था। मीनवाइल स्काई में अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल फुल स्पीड से उड़ रहा था। उसकी बैक पे फेंग युआन क्रॉस लेग्ड बैठा था, आंखें बंद एक मिस्टीरियस इमॉर्टल को एक्टिवेट कर रहा था जिसका नाम था परसीवेबल दाओ। थोड़ी देर बाद उसने यूज करना बंद करा, फेस सीरियस था। फेंग युआन कहता है मेरी बॉडी पे इन्फॉर्मेशन पाथ दाव मार्क लगे हुए हैं, लगता है मुझे किसी किलर मूव से हिट किया गया है। साउथर्न बॉर्डर के लोग अनलाइकली हैं, ये काम हेवनली कोड का लगता है, खासकर उस फेरी जीवी का, उसने जरूर किया होगा। जो भी हो मुझे जल्दी से प्लंडर शैडो अर्थ ट्रेंच पहुंचना होगा और इन्फॉर्मेशन पास से इस कर्ज को तोड़ना होगा। तभी यहाँ पे ना सीन शिफ्ट होता है, सीन को बदला जाता है और दिखाया जाता है व्हाइट हेवन के अंदर। व्हाइट हेवन के अंदर आवाज आती है बूम, एक बड़ा टावर भाई हवा को चीर कर व्हाइट हेवन में तेज स्पीड से फ्लाई कर रहा था। पीछे एक लंबी वाइंड ट्रेल छोड़ते हुए स्पीड में जा रहा था। ट्रेल मीन्स ऐसा मान लो जब मिसाइल जाती है आसमान में, तुम देखते हो कि मिसाइल जाते हुए कुछ भी जाते हुए कुछ भी चीजें होती है, जैसे वो सैटेलाइट का टुकड़ा जब जाता है तो बहुत सारी ना ऐसा ऐसा लगता है कि वो पीछे से धुआं छोड़ते हुए जा रहा है। तो वैसे ही टाइप की जो टेल होती है ना, उसको ये कह रहा था कि इतनी स्पीड से आगे बढ़ रहा था कि वो इमॉर्टल गो हाउस कि उसके पीछे वो लाइन जा रही थी। जिधर भी ये आता आस-पास के बीस्ट ग्रुप तुरंत ही भाग जाते हैं, क्योंकि उस टावर से एक रैंक 9 लेवल का टेरिफाइंग ऑरा निकल रहा था और ये था हेवन ओवरसिंग टावर। हेवनली कोर्ट ने जायंट ड्रीम रेलम के बाद साउथर्न वाटर के सुपर गो फॉर्मेशन से सारे गुवम लूट लिए थे और अब तक सेंट्रल कॉन्टिनेंट के इमॉर्टल ने टावर को पूरी तरह से रिपेयर भी कर दिया था। टावर के टॉप पे सिर्फ 2 लोग थे, ड्यूक लॉन्ग और फेरी ज़ीवी। फेरी ज़ीवी देखती है, कहती है लगता है साउथर्न बॉर्डर के व्हाइट हेवन लक्स ऑपरेशन हेवनली पैलेस से अफेक्टेड नहीं हुआ है। उसने कंसर्न भरी एक्सप्रेशन के साथ ड्यूक लॉन्ग की तरफ देखा था। अगर तुम्हें ये बात याद नहीं तो मैं तुम्हें याद दिला देता हूँ। तुम्हें पता है ना, जो अपना नॉर्थर्न प्लेन्स है उसके अंदर वो जो बड़ा खतरनाक बंदा है अभी भी ज़िंदा है। तो उस बंदे ने अपने लक्स ऑपरेशन हेवनली टावर से या पैलेस से
पूरे ब्लैक हेवन पे कंट्रोल जमा रखा है, वहाँ के लक को कंट्रोल करता है, किसी को भी बैड लक दे देगा तो उसके ऊपर हमला हो जाएगा, किसी के साथ कुछ भी करवा देता है। लेकिन वो जो लक कंट्रोल या ब्लैक हेवन कंट्रोल है, वो सिर्फ़ ब्लैक हेवन पर है, व्हाइट हेवन पे हल्का-हल्का इन्फ्लुएंस है, ज़्यादा नहीं है। तो इसी चीज़ को वो थोड़ा-सा वरी करके देख रही थी, यानी कंसर्न भरी नज़रों से देख रही थी फ़ेरिज़ी भी, कि कहीं इस पे भी तो कंट्रोल नहीं है व्हाइट हेवन पे, तो हमारे ऊपर दोबारा से दिक्कतें आ जाएँ। क्योंकि अभी ये लोग भागने में लगे हुए हैं, क्योंकि अगर ये भागे नहीं और हेवनली कोर्ट जल्दी से नहीं पहुँचे, तो भाई वो जो अपना स्पेक्टर सोल है ना भाई, वो पूरी सोल को खा जाएगा, ड्यूक लॉन्ग की सोल को पूरा खा जाएगा इसलिए। ड्यूक लॉन्ग क्रॉस लेग्ड बैठा था, फेस पे स्ट्रेस और रूथलेसनेस दोनों दिख रहे थे। उसका बॉडी इतना स्ट्रॉन्ग था कि बैठे हुए भी ऐसा लग रहा था जैसे वो स्काई को सपोर्ट कर रहा हो, एकदम ऐसा लग रहा था खड़ा है, मतलब बॉडी इतनी बड़ी है तो क्या बोलें। फेरिज़ भी मन में कहते हैं ट्रूली अमेजिंग, स्पेक्टर सोल डीमन वल्नरेबल का सिर्फ एक रेमेंट सोल भी इतना बड़ा ट्रबल क्रिएट कर रहा है। लॉर्ड ड्यूक लॉन्ग ने लाइफ एंड डेथ डोर हेवनली कोड के लिए चाहा था, पर स्पेक्टर सोल ने उसे रिवर्स यूज़ कर लिया। वो एक तरफ टेंशन में थी, पर साथ ही ड्यूक लॉन्ग की पावर और डेडिकेशन से इम्प्रेस्ड भी थी। ये मिशन में हेवनली कोर्ट ने नॉर्थल पैंस को डिफीट करके बदला लिया था। मतलब एक तरीके से बदला लिया था। बैटलफील्ड में डोमिनेट करते हुए स्पेक्टर सोल को कैप्चर कर लिया और ये सब मेनली ड्यूक लॉन्ग की वजह से पॉसिबल हुआ था। तभी ड्यूक लॉन्ग ने आँखें खोली। फेरिज़ी भी तुरंत ही कहती है, "लॉर्ड ड्यूक लॉन्ग, मैं कुछ हेल्प कर सकती हूँ क्या आपकी, बताइए?" तो ड्यूक लॉन्ग शांत टोन में कहता है, "चिंता मत करो, स्पेक्टर सोल बस अपना लास्ट स्ट्रगल कर रहा है। मैं सिचुएशन कंट्रोल में ले चुका हूँ। जैसे ही हेवनली कोर्ट लौटेंगे ना, वहाँ की पावर से उसे ईज़िली मैं सप्रेस कर दूँगा। अभी उसे जितना खेलना है खेलने दो।" फेरिज़ी भी कहती है, "ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इस स्पीड से तो हम टाइम से पहले ही पहुँच जाएँगे।" उसने रिलीफ़ की साँस ली थी। पर ड्यूक लॉन्ग ने सीरियस टोन में आगे कहा, "पर प्रिकॉशन ज़रूरी है। अगर स्पेक्टर सोल ने मेरी सोल डिवोर कर ली, तो वो मेरा फ़ॉर्म ले लेगा। इसलिए जैसे ही हम हवेली कोर्ट पहुँचे, तुरंत ही मुझे कफ़िन करके सील कर देना। फिर वहाँ के सब मेथड यूज़ करके इंस्पेक्शन करना और कोशिश करना कि मतलब निकल जाए, वो जो सोल है उसको निकाल देना मेरी बॉडी से। अगर मैं हूँ, तो कोऑपरेट करूँगा। अगर वो स्पेक्टर सोल निकला, तो तब अपने आप एक्सक्यूज़ हो जाएगा, यानी एक तरीके से एक्सक्यूज़ देगा, कुछ ना कुछ करेगा, एक्सपोज़ हो जाएगा, ठीक है? पता चल जाएगा तुम्हें। और अगर प्रिटेंड करे और असिस्ट करे, तो भाई एक तरीके से तुम्हें देखना पड़ेगा और उसका एंड लिखना पड़ेगा। ड्यूक लॉन्ग ने हर एंगल से प्लान बना लिया था। स्पेक्टर सोल के लिए कोई चांस नहीं छोड़ना था। फेरिज़ ने तुरंत ही हेड नोड करा, यानी सर हिलाया। थोड़ी देर के साइलेंस के बाद ड्यूक लॉन्ग ने पूछा, "फेंग युआन का क्या अपडेट है?" फेरिज़ कहती है, "कुछ टाइम पहले साउथर्न बॉर्डर के ये क्लैन के इमॉर्टल गो हाउस बे पवेलियन का उसने टक्कर हो गया था, पर फेंग युआन को वो रोक नहीं पाए। फेंग युआन बहुत ही क्लेवर निकला। उससे मतलब उसने ना एक खतरनाक यूज़ चीज़ करी है, मतलब उसने वहाँ पे ड्रीम रेलम का यूज़ करा था, उसने उनको हरा दिया और सा सीधा निकल गया था। और शायद ना उसको ये भी पता चल चुका है, उसे डाउट हो गया कि उसको ट्रैक किया जा रहा है। उसने तुरंत ही एक इमॉर्टल बू से अपने आप को ऊपर चेक कर लिया और सच में उसे पता चल गया कि उसे ट्रैक किया जा रहा है, वो बहुत तेज़ है। लेकिन फिर भी फेरिज़ अब स्माइल करते हुए कहती है, "लेकिन चाहे उसे पता चल भी गया हो तो क्या? मेरा इन्वेस्टिगेट किलर मूव स्टार कंसोलेशन चेसबोर्ड के इमॉर्टल गो हाउस से ट्रिगर हुआ था। ये वही मेथड है जो स्टार कंसोलेशन इमॉर्टल वल्नरेबल ने खुद यूज़ किया था।" ड्यूक लॉन्ग शांत तरीके से कहता है, "ठीक है।" उसकी आँखें बंद हो गईं, फिर धीरे-धीरे वो मेडिटेशन वाली चीज़ों में चला गया। अब सीन दिखाया जाता है साउथर्न बॉर्डर। आसमान में अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल फुल स्पीड से उड़ रहा था। फेंग युआन उसके ऊपर बैठा हुआ था और साथ में उसके साथी भी थे। एक तेज़ और वाइल्ड ईगल क्राई स्काई में गूंज उठी, इतनी पावरफुल कि आसपास के सारे बर्ड्स डर के मारे इधर से उधर उड़ गए। सफ़र बड़ा स्मूथ था। बे पवेलियन दोबारा नहीं दिखा। सड़-सड़ के इमॉर्टल्स थोड़ा-सा रिलैक्स्ड हो गए थे। आगे जाके उन्हें एक गहरा और डार्क ट्रेंच नज़र आया। प्लंडर शैडो अर्थ ट्रेंच था। फेंग युआन अब स्पीड को अप करते हुए कहता है, यही है प्लंडर शैडो अर्थ ट्रेंच। ये वही जगह थी जहाँ पर्पल माउंटेन ट्रुमनाक ने अपनी रेमेंट फोर्सेस के साथ बेस बनाया था। जब यिंग वुशी ने शैडो सेक्टर लीड किया था और फेंग युआन ने उनका पीछा नॉर्थर्न प्लेन्स तक किया था, तब ये सब स्टार्ट यहीं से हुआ था। बैटल के बाद वो ईस्टर्न सी गए और यहाँ साउथर्न बॉर्डर आए और ये ट्रेंच बन गया शैडो सेट का टेम्परेरी हेडक्वार्टर। अब जब फेंग युआन को वू यी वाली आइडेंटिटी एक्सपोज्ड हो ही गई है, तो उससे और कहीं जाया जा नहीं सकता, तो वो यहीं पे आया। मल्टीपल कोइंसिडेंस के बाद वो खुद शैडो सेट का एक नया लीडर बन गया और अब अपनी रेमेंट टीम को लेकर यहाँ तक आ गया है रीग्रुप होने के लिए। लेकिन यहाँ पे शीर्ष आवाज़ आई। ईगल ने वाइंड्स को एकदम फ़ोल्ड करा और सीधा ट्रेंच के अंदर ही डाइव मार दी। कुछ ही देर में वो फेंगिवान की टीम सीधा अंदर घुसी और एकदम प्योर डार्कनेस में गायब हो गई। ट्रेंच इतना बड़ा था कि अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल जैसा जायंट भी उसके अंदर एक छोटा-सा बर्ड लग रहा था।
अंदर से एक अजीब और क्रीपी आवाज़ें आ रही थी, एकदम गुरगुराहट की आवाज़ आ रही थी, हिसिंग-हिसिंग की आवाज़ आ रही थी, अननोन बीस्ट के रोर सुनाई दे रहे थे। ये सब शैडो मॉन्स्टर थे। बीस्ट जो डार्क पाथ दाउमाक वाले जगह पे बॉर्न होते हैं, ये वही थे। लेकिन ईगल की इमोरल ऑरा इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि सब मॉन्स्टर डर के मारे खुद ही पीछे हट गए। फेंगिवन को कुछ करना भी नहीं पड़ा था। वो लोग सेफली अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच गए थे। ट्रेंच के एक स्टिप माउंटेन वॉल पे एक बड़ा केव था, जिसमें ईगल मुश्किल से फिट हो पा रहा था। अंदर जाके फेंगिवन ने ईगल को अपने इमॉर्टल प्रेमिसी में वापस रख लिया और ग्रुप के साथ केव के अंदर बढ़ गया। पर्पल माउंटेन ट्रुमनार की इनहेरिटेंस होने की वजह से फेंगिवन ने ईज़िली एरिया तक को एक्सेस कर लिया था जहाँ पे उसे जाना था। वो फॉर्मेशन का फुल कंट्रोल भी इसको मिल गया था। फेंगिवन अब आगे जाके चेक करता है और सेटअप करता है। कहता है ये फॉर्मेशन कमाल का है। ये पूरे ट्रेंच के डेंस डार्क पाथ दाउमार्क से बना हुआ है। सिर्फ मॉर्टल वो यूज़ हुए हैं पर एक पावर एक इमॉर्टल फॉर्मेशन जैसी लग रही है और इसका बेस्ट फीचर है दूसरों की डिडक्शन को ब्लॉक कर देना। यानी अब फेंगियन को कोई डिडक्ट नहीं कर पाएगा लेकिन ट्रैक तो कर ही पाएगा और ट्रैकिंग से बचने के लिए उसे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ऐसे नेचुरल दाउमार्क का यूज़ करके फॉर्मेशन बनाना सिर्फ ग्रैंड मास्टर लेवल अटेनमेंट वाले ही कर सकते हैं और फेंगिवान जानता था ये इनहेरिटेंस उसके लिए प्राइसलेस थी। स्प्लेंडर शैडो अर्थ ट्रेंच इनसाइड द केव आगे देखते हैं। ये सब शैडो सेट के लिए कोई मुश्किल काम नहीं था पर फेंगिवान जिसका फॉर्मेशन पाथ अभी ग्रैंड मास्टर लेवल तक ही था, वो सिर्फ इस फॉर्मेशन के बेसिक स्ट्रक्चर को ही समझ पा रहा था, पूरी डेप्थ तक नहीं। अभी के लिए उसके लिए ऐसी फॉर्मेशन बनाना इम्पॉसिबल था। थोड़ा रिलैक्स होते ही उसने सांस ली लेकिन उसने तुरंत ही अपने ऊपर लगा इन्वेस्टिगेट किलर मूव हटाने की कोशिश नहीं की। पहले उसने एक एक करके सब गू इमोटर्स को बुलाया इंडिविजुअल बात करने के लिए। लीडर होने के नाते ये उसका ड्यूटी भी था। लेडी व्हाइट रैबिट बिल्कुल ओबीडिएंट थी। फेंगिवान कुछ भी पूछता वो सीधा जवाब देते बिना हिचकिचाए। फेरी मियाओयन थोड़ी-सी बोल्ड थी। वो आंसर देने के बाद उल्टा फेंगिवान से क्वेश्चन पूछ पूछ लेती और कभी-कभी तो आँखों से मतलब फ्लर्ट वाले ग्लेंस देती। एक टाइम तो उसने सीधा पूछ लिया था। फेरी मियाओयन थोड़ा हँसते हुए कहती है, "मुझे बताओ मैं ज़्यादा प्रेटी हूँ या क्याओ हूँ?" तो कुछ भी पूछ क्या बोले अब इसको लड़की तो लड़की है क्या बोले। पेंगुइन ने बस एक कोल्ड स्माइल दिया बिना जवाब दिए आगे बढ़ गया। फिर उसका वन ऑन वन हुआ हाई लवलॉन के साथ। यहाँ पेंगुइन ने खुद बात छेड़ी थी। अगर तू कोई मतलब ऐसे पूछ लेता है कि अगर तू कोई बड़ा काम कर गई तो मैं सोच सकता हूँ तेरा अलायंस एग्रीमेंट तोड़ने का और तुझे आज़ादी देने का। हाई लवलॉन ने कुछ नहीं कहा बस उसके एक्सप्रेशन में एक फ्लिकर सा सरप्राइज ज़रूर था कि मतलब पेंगुइन आज़ादी दे देगा। सच ये था कि उसकी ऑकवर्ड सिचुएशन का रीज़न कहीं न कहीं फेंगियोन खुद था। उसके रीबर्थ के बाद इवेंट्स चेंज हो गए थे। पहले टाइमलाइन में हाई लाओलान ने अपने अंकल हाई चेंग को मार दिया था, रिवेंज कंप्लीट कर लिया था, एटीट्यूड गू के साथ अपने ट्राइब पे कंट्रोल भी लेने वाली थी, फ्यूचर बहुत ब्राइट था। पर अब यीतियान माउंटेन के बाद सब कुछ बदल गया। अपने लोग खो गए और फाइनली वियर्ड से सर्कमस्टेंसेस में आ गई, यानी एक अजीब से सिचुएशन में फँस गई, एक अजीब से चक्कर में। वो फेंगियोन की सबऑर्डिनेट भी बन गई। यिंग वुशी जैसे उस मतलब यिंग विशी जैसे लोग उसको एक तरीके का टैलेंट मानते थे और उसका यूज़ कर रहे थे। वैसे फेंगयुआन भी एक तरीके से उसे वैल्यूएबल ही समझता था हाई लॉलन को। और फिर आई यहाँ पे बाइनेमिंग। बाइनेमिंग क्रॉस्ड आर्म एकदम करते हुए एकदम फुल एटीट्यूड टोन में एकदम कहती है, "चाहे तू मुझे बुलाता या नहीं, मैं तो खुद ही आ जाती।" उसका टोन एटीट्यूड से अलग था, कॉन्फिडेंट और थोड़ा-सा चैलेंजिंग था। तो कह रहा है, "तू अब हेवनली कोर्ट का एनिमी तो बन ही गया है, साउथर्न रोड के राइटियर्स पाथ भी तुझे नहीं छोड़ेंगे। अब तेरा क्या प्लान है फेंगयुआन, बता मुझे?" फेंगयुआन ने कामली जवाब दिया, "पहले शैडो सेट के सारे रिसोर्स प्रोसेस जितने भी मतलब प्रोसेस हैं, जो भी कुछ है, सब कुछ मतलब देख लूँगा कि क्या-क्या है। शैडो सेट के पास सब कुछ क्या-क्या है, फिर अच्छे से प्रोसेस करूँगा, देखूँगा, फिर स्टेप बाय स्टेप सोचूँगा कि आगे क्या करना है।" उसके लिए जायंट ड्रीम रेलम का एंड और वू यी हे वाली आइडेंटिटी का एक्सपोज़र एक बड़ा-सा सेटबैक था। उसका कल्टीवेशन शॉर्ट एक तरीके से शॉर्टकट हो गया था। लेकिन अब उसके पास शैडो सेट का फुल कंट्रोल था और उसके नज़रिए में वो कहता है कि मेरा लॉस छोटा है, पर जो मैंने पाया है, वो भी कई गुना ज़्यादा बड़ा है। लॉस के नाम के भाई मतलब लॉस के नाम पे ना भाई को पता है क्या लॉस हुआ है? बस ड्रीम रेलम का और कुछ लॉस नहीं हुआ। अब आगे देखते हैं। शैडो सेट को थोड़ा-सा हार्ड हिट हुआ था। स्पेक्टर सोल तो पकड़ा गया, पर रिसोर्स, रेसिपी, किलर मूव, इमॉर्टल गो हाउस प्लान सब कुछ, ट्रू इनहेरिटेंस क्लूज़ सब कुछ यहाँ पे अभी बचा हुआ था। फेंगयुआन के सामने 2 सबसे बड़ी चीज़ें थी। पहला, इन्फॉर्मेशन पाथ इन्वेस्टिगेट किलर मूव का हटा के अपनी फ्रीडम को वापस पाना। दूसरा, विज़डम गो अपने इमॉर्टल ज़ॉम्बी बॉडी के सोल पाथ दामाक और मतलब को उनको ना अनडू करके विज़डम गो का सपोर्ट पाना। क्योंकि अब तो वो पा ही सकता है ना, पहले उसे किस बात का डर था? पहले उसकी ज़ॉम्बी बॉडी पे ना सोल पाथ के दामाक थे, उसका उसे डर लग रहा था कि यंग विशी ने कोई मतलब चालें ना चल दी हों। इससे उसे डर था, इसलिए वो नहीं कर रहा था और विज़डम गू का यूज़ नहीं कर पा रहा था, जो कि रैंक 9 का लांग या ब्लेसलैंड के अंदर रखा हुआ है। तो अब इसके चक्कर में अगर आप देखो, यिंग वुशी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, वो अपनी ही टीम के अंदर आ गया। रही बात सोल पाथ के दामाक की, उनको बस अनडू करना है, यानी वापस से हटा देना है। फिर तो मज़ा ही आ जाएगा। फिर भाई वो उसके प्लान बड़े खतरनाक-खतरनाक होंगे और तब मज़ा भी आएगा। अब आगे देखते हैं। बाइनेमिंग कहती है,
मैं तो खुद आ गई, तूने हेवनली कोड के दुश्मन बना लिए हैं, साउथर्न बॉर्डर भी नहीं छोड़ेगा, प्लान क्या है? फेंगिवा ने वही बोला कि मेरे को प्रोसेस वही सब करना है, फिर आगे सोचेंगे। बाय नेमिंग ने बोला कि मेरे पास यिन यांग रोटेशन गु है, पर उसे इमॉर्टल लेवल का करना पड़ेगा ताकि फीमेल बॉडी रिवर्स हो और मैं मेल बनूँ। रिफाइनमेंट बहुत ही डीप है और ये मेरा मतलब मेन गु भी नहीं है, यानी मेन वाला गु तो है नहीं जो मैं कर लूँ, जिससे मैं पक्की बात है कि मैं लड़का बन जाऊँगा या नहीं, कुछ कन्फर्म नहीं है, कॉन्फिडेंस भी कम है। फेंगिवा ने कहा मैं समझ गया, ठीक है, ठीक है। शैडो सेक्टर तेरा रिफाइन करेगा, जो पहले एग्रीमेंट था, मैं अब लीडर हूँ, उसको एक्नॉलेज करता हूँ, हम एक दूसरे पे डिपेंड करेंगे। शैडो सेक्टर में मतलब औरत ज़्यादा थी, जैसे बाइनिमिंग, हाई लाओलान, लेडी व्हाइट रैबिट, फेरी मियाओयिन और सिर्फ यिंग वुशी और फेंगिवान ही यहाँ पे लड़के थे। यिंग वुशी अभी मतलब एक तरीके से डाउन था, डाउन क्या बोले डिप्रेस था। फेंगिवान ने सोचा कि उसे मार के सारे इमॉर्टल को ले लूँ और लीड सोल इंटू ड्रीम का पूरा मेथड मतलब अपने हाथ में ले लूँ, पर रुक गया। उस टेक्निक को चलाने के लिए गू वर्म्स चाहिए और मेंटल बर्डन बहुत ज़्यादा है। तो अभी जल्दी नहीं थी, बाद में देखा जाएगा कि क्या करना है। पहले डिप्रेशन से तो बाहर निकलेगा, डिप्रेशन से बाहर निकल गया तो काम का, नहीं निकला तो फेंगिवान एक हाथ का ये, फिर फेंगिवान के ये। यहाँ पे ना एक और ऑप्शन था, अगर फेंगिवान चाहता तो यिंग विशी के इमॉर्टल को भी ले सकता था, पर उन्हें मास्टर करने में बहुत टाइम लग जाता। उसके पास एक और डायरेक्ट वे भी था, सोल डिवॉर्मिंग मेथड। अगर मैं उसका सोल खा जाऊँ, फेंगिवान ये कह रहा है कि अगर मैं उसका सोल खा जाऊँ तो मुझे उसके सारे मेमोरीज और एक्सपीरियंस मिल जाएंगे, खासकर लीड सोल इंटू ड्रीम, उसका पूरा नॉलेज भी होगा। वैसे ही हुआ था पहले भी, यिंग विशी जब बॉर्न हुआ था तब वो इंस्टेंटली इस मूव को यूज़ कर पा रहा था क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी स्पेक्टर सोल की मेमोरीज थी। पर एक और प्रॉब्लम थी, सिक्स्थ ईयर। वो शैडोसेट का स्पाई था लांग वेस्टलैंड के अंदर, जिसका फेंगिवान को पहले से पता था, लेकिन अब फेंगिवान लीडर बन गया है। फिर भी वो श्योर नहीं था कि सिक्स्थ ईयर उसे एक्सेप्ट करेगा। सिक्स्थ ईयर स्पेक्टर सोल का स्प्लिट सोल था, जो रिफाइनमेंट पाथ का एक्सपर्ट बन गया था और फेंगिवान से बड़ा हॉस्टाइल रखता था, यानी दुश्मनी रखता था। अब जब लीडरशिप उसके हाथ में आ गई, सिक्स्थ ईयर एक्सेप्ट करेगा या नहीं, ये कुछ कन्फर्म नहीं था। सबसे बड़ी दिक्कत, सिक्स्थ ईयर को कोई शैडो सेक्ट अलायंस एग्रीमेंट में बांधा हुआ नहीं था, यानी वो किसी चीज़ से बंधा हुआ नहीं है, अपनी मर्ज़ी पर है। अगर होता भी तो वो लांग या लैंडस्पीड के सामने एक्सपोज़ हो जाता, क्योंकि दोनों लैंडस्पीड रिफाइनमेंट पाथ के एक्सपर्ट है और उन्हें ईज़िली पता चल जाएगा कि अगर कोई एग्रीमेंट हुआ और रखा हो किसी के ऊपर, दाँव-माक होंगे तो पता चल जाएगा ना, इसलिए। फेंगिमान ने सोचा और कहा, अगर मैं अभी यिंग वुशी को मार देता हूँ, तो उसके गुवाम ले लिए, तो सिक्स्थ ईयर का ट्रस्ट कभी नहीं जीत पाऊँगा। हो सकता है कि सिक्स्थ ईयर मेरे से पूरा गुस्सा हो जाए, क्योंकि सिक्स्थ ईयर भाई यिंग वुशी की बात मानता है, इसलिए लॉन्ग टर्म में ये लॉस होगा। और वैसे भी सिक्स्थ ईयर डायरेक्टली वैल्यूएबल नहीं है, पर अगर लांग सेट का पार्ट है तो सही है, फिर उसे यूज़ किया जा सकता है, तो पूरे सेट के खिलाफ भी यूज़फुल हो सकता है। तो फेंगिवा ने प्लान चेंज करा, लेडी व्हाइट रैबिट को बोला यिंग वुशी पे नज़र रखो, और खुद चला गया क्लोज कल्टीवेशन में अपने ऊपर लगे इन्वेस्टिगेट किलर मूव को रिज़ॉल्व करने। उसके पास पर्पल माउंटेन ट्रुमनार के कुछ इमॉर्टल को बचे थे। पूरा सेट नहीं था, पर उनमें से कुछ एक मूव बना ही सकता था, जैसे विज़डम बैलेंस कैलेमिटी। ये मूव खुद के ऊपर लगे हिडन डेंजर को क्लीन कर सकता था। स्ट्रक्चर सिंपल था, स्टेप्स कम थे और इमॉर्टल गू भी ज़्यादा नहीं लगते थे, इसलिए फेंगिवा ने ट्राई करने का रिस्क लिया। उसने अपने रेड डेट इमॉर्टल एसेंस को सर्कुलेट करा और किलर मूव को एक्टिवेट करा। एक मिस्टीरियस लाइट उसकी बॉडी से बाहर निकली, बैम! लाइट कोलैप्स हो गई, एक डल साउंड हुआ, फेंगिवान की नोज़ से ब्लड निकलने लग गया, यानी वो फेल हो गया। पर ये एक्सपेक्टेड था, नए किलर मूव में फर्स्ट अटेम्प्ट तो हमेशा फेल ही होते हैं। फेंगिवा ने दोबारा यूज़ करा, मैन एज़ बिफोर। एक ही ब्लिंक में उसका स्टेट वापस से अपने प्राइम पर आ गया, वापस से नॉर्मल हो गया। फिर से ट्राई करा, फिर से फेल। सेकंड ट्राई में भी फेल, थर्ड ट्राई में भी फेल, और फेंगिवान बिना रुके कामली नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए भी प्रिपरेशन में लग गया कि दोबारा ट्राई करेंगे। और दोबारा ट्राई में भी, फिफ्थ ट्राई में भी फेल हुआ, सिक्स्थ ट्राई में भी फेल हुआ। मिस्टीरियस लाइट बार-बार कोलैप्स हो रही थी, उसका फेस कोल्ड था पर आँखों में इरिटेशन क्लियर दिख रहा था। मीनवाइल साउथर्न बॉर्डर वू क्लैन में देखते हैं, सुप्रीम एल्डर वू फायर छोटी-सी गू फॉर्मेशन के सामने खड़ा था। साइज़ सिर्फ एक वाटर वेट जितना था, पर अंदर 1000 से ज़्यादा गूवॉर्म यूज़ हुए थे। 3 वू क्लैन के गू इमॉर्टल्स ग्राउंड पे एकदम घुटने के बल कंटीन्यूअस इमॉर्टल एसेंस इंजेक्ट करे जा रहे थे उसके अंदर। फॉर्मेशन एक भवंडर की तरह रोटेट होने लग गई थी। वूफा कामली कहता है, रेडी हो गया क्या? तीनों ने सर हिलाया, पूरा फोकस उनके कंट्रोल पे ही था। वूफा ने अपना हाथ खोला, उसके पाम से 2 मॉर्टल गो निकले, लाइफ टैबलेट गो, सोल लाल्टेन गो। उन्हें धीरे से फॉर्मेशन में डाल दिया। अब भवंडर ने दोनों गो को तुरंत ही एकदम निगल लिया। रोटेशन स्पीड एकदम से भाई बढ़ गई। तीनों इमॉर्टल के फोरहेड पे स्वीट आ गया, यानी पसीना आ गया। बॉडी से एकदम भाई कांपने लग गए। थोड़ी देर बाद दोनों इमॉर्टल्स डायरेक्टली कोलैप्स होकर भाई अनकॉन्शियस हो गए, यानी बेहोश हो गए। सिर्फ एक बचा था, जिसने थका हुआ एकदम भाई सांस लेते हुए, एकदम लंबी-लंबी सांस लेते हुए लोकेशन को बताया। वूफा ने बिना डिले करे वो लोकेशन वू यंग को ट्रांसमिट कर दी। बताता है, वू यी है जिंदा है, पर लगता है शैडो सेक्टर ने कैप्चर किया है। उसका लाइफ टैबलेट गू अभी भी सेफ है। ये क्लू हमें उसका हाइड आउट बताता है, और उसका हाइड आउट है
प्लंडर शैडो अर्थ ट्रेंच। वू योंग अपनी कमांड टोन में कहता है, साउथर्न बॉर्डर के राइटियस एक्सपर्ट मुझे फॉलो करो, हमें पता है वो कहाँ है, लोकेशन मिल चुकी है। सेम सीन अब यहाँ पे वहाँ पे देखते हैं, फ्लंडर शैडो अर्थ ट्रेंच के अंदर सेम टाइम पर फेंग युआन का एक्सप्रेशन खराब हो गया। फेंग युआन कहता है विजडम बैलेंस क्लैमिटी फेल कर गया, इसका मतलब है इन्वेस्टिगेट किलर मूव काफ़ी हाई लेवल का है, शायद मुझे और पावरफुल मेथड यूज़ करना पड़ेगा। तभी हाई लेवल की अर्जेंट वॉइस आई, फेंग युआन सिचुएशन बदल गई है, खराब हो गई है, प्लंडर शैडो अर्थ ट्रेंच की फॉर्मेशन ब्रेक हो गई है। ये वही फॉर्मेशन थी जो दूसरों को डिडक्शन को ब्लॉक कर देती थी, मतलब किसी को पता नहीं चलता कि यहाँ पे कौन है। मतलब एक तरीके से अगर फॉर्मेशन ब्लॉक हुई और मतलब फॉर्मेशन एक तरीके से ब्लॉक करती है लोकेशन को, लेकिन अगर फॉर्मेशन ही काम नहीं करे इसका मतलब है कि फॉर्मेशन टूट गई है, और फॉर्मेशन टूट गई है इसका मतलब है लोकेशन एक्सपोज हो गई है। फेंग युआन शांत टोन में कहता है मुझे पता है, वो फॉर्मेशन के कंट्रोल पे था, उसे ऑलरेडी फील हो गया था कि कुछ तो मतलब खराब चीज़ हुई है, कुछ तो इंटरप्ट कर रहा है, कुछ दिक्कत आई है, लेकिन पैनिक बिल्कुल नहीं हुआ, उसका प्लान रेडी था। वो कहता है सब लोग मेरे पास आओ, हम एशियन बैटल फॉर्मेशन ओमनी डायरेक्शन ट्रैवल को प्रैक्टिस करने वाले हैं। डार्कनेस में सब शैडो सेट के मेंबर्स एक सर्कल में आ गए और फेंग युआन की कोल्ड आइस में एक फोकस्ड ग्लो चमका। वॉर अब स्टार्ट होने वाला है। भले यहाँ पे फॉर्मेशन टूट चुकी थी, लेकिन उसने अपना काम तो कर दिया था। फेंग युआन उसकी टीम को वार्निंग तो मिल गई थी कि कुछ तो गलत हो गया है। साउथर्न बॉर्डर के राइटियस पाथ इमोर्टल्स तेजी से स्पीड में आ रहे थे, अभी भी डिस्टेंस था। फेंग युआन चाहे तो अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल पर बैठकर तुरंत भाग सकता था, पर उसने सोच के डिसाइड किया कि अभी भागना सिंपल है पर सेफ नहीं। मुझे अभी ओमनी डायरेक्शनल ट्रैवल को प्रैक्टिस करना ही होगा, फ्यूचर में कोई भी सडन अटैक हुआ तो ये काम कर जाएगा, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेट किलर मूव अभी तक तोड़ नहीं पाया था। इसका मतलब है उसकी लोकेशन हमेशा एक्सपोज्ड रहेगी, हर किसी को पता रहेगा, यानी साउथर्न बॉर्डर को भी पता रहेगा, हेवनली कोड को भी पता रहेगा कि वो कहाँ है। अगर अब वो ईगल के साथ भागा तो हाई चांस था कि कोई एम्बुश कर ले, जैसे पहले ही क्लैन ने बे पवेलियन यूज़ करा था वैसे ही। ईगल पावरफुल था पर एक प्रॉब्लम थी, ये कोई इमॉर्टल गू हाउस नहीं है। फेंग युआन ने यही बात की, वो कोई इमॉर्टल गू हाउस नहीं है, ये हम सबको कंबाइन करके ऑफेंस डिफेंस शील्ड नहीं देता। ईगल पे बैठने इमॉर्टल्स इजीली हमें टारगेट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, लेकिन अगर ओमनी डायरेक्शनल ट्रैवल सही से एक्टिवेट हो जाए तो सब मिलकर एक ब्लिंक में लॉन्ग डिस्टेंस टेलीपोर्ट कर सकते हैं, बिना ट्रेस के एकदम से गायब हो जाएंगे। वही मूव था जिसकी वजह से पहले यंगुशी और उसकी टीम हेवनली कोर्ट से बच के निकल गए थे, और फेंग युआन उन्हें बार-बार चेस करके भी नहीं पकड़ पाया था। अब जब शैडो सेट का नया लीडर खुद फेंग युआन बन गया, तो वो सेम एडवांटेज का यूज़ करने वाला था। फेंग युआन कमांड टोन में कहता है सब लोग आ जाओ, अब अभी और इसी वक्त हम प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। उसने ओमनी डायरेक्शन ट्रैवल का कंप्लीट फॉर्मेशन मेथड सबको ट्रांसफर कर दिया, और अमॉन्ग द ग्रुप बाय नेमिंग हाई लेवल एंड यंगुशी पहले से ही इस फॉर्मेशन पाथ मूव को जानते थे, पर फेंग युआन, मियाओ यिन और ब्लैक टाइग्रेस के लिए पहली बार था। और यिंगवुशी अभी तो मेंटली अनस्टेबल था, उसे तो मतलब उस पे भरोसा नहीं किया जा सकता। तो फेंग युआन ने डिसाइड किया कि सब मिलकर टीम प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ये मूव एक पर्सन का नहीं था, परफेक्ट कोऑर्डिनेशन पे डिपेंड करता है। डार्क केव में सब इमोर्टल्स एक सर्कल में खड़े हुए थे, फेंग युआन सेंटर में था, उसके एसेंस वेव रिदम की तरह फ्लो कर रहे थे। पावर और टेंशन दोनों भाई फील हो रही थी हवा के अंदर। अब सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है साउथर्न बॉर्डर वू योंग की आर्मी की साइड। दूसरी तरफ वू योंग अपने साउथर्न बॉर्डर के राइटियस इमोर्टल के साथ भाई फुल मार्च करते हुए स्पीड में आ रहा था। उसका टारगेट क्लियर था, प्लंडर शैडो अर्थ ट्रेंच। ची क्यू सीरियस टोन में कहता है वू योंग तुम्हारे क्लूज के हिसाब से शैडो सेट इसी ट्रेंच में है, हम ज़्यादा दूर नहीं हैं, आगे कमांड दो, क्या स्ट्रेटजी करनी है। ची क्यू भी एक रैंक 8 गोई मॉडल था, और सिंसेट मतलब एक तरीके से सिनेरिटी में वो वुडुशी के लेवल का बंदा था। पर अब वो क्लैन इतना स्ट्रांग हो गया कि ची क्लैन मतलब कंपेयर करे तो बहुत चुप ही रहना ज़्यादा बेटर, लो प्रोफाइल ही रहेगा ची क्लैन उसके सामने। वो क्लैन सबसे पावरफुल है। ऊपर से ताई मियाशन जो पहले इन्फो रिवील की थी वू योंग के बारे में, उसके बाद तो सब साउथर्न बॉर्डर के इमॉर्टल उससे थोड़ा-सा अनईज़ी महसूस कर रहे थे। कुछ तो सीधा डर भी रहे थे, क्योंकि पहले जिन राइटर्स सेक्ट ने वू क्लैन को चैलेंज करने की हिम्मत की थी, उनमें से कई लोग अब तक तो रिकवर भी नहीं कर पाए थे। और अब जब वू योंग खुद फील्ड पे उतर आया था, तो सबको पता था आगे कुछ बड़ा ही होने वाला है। और कोई अगर बीच में आके उँगली करेगा तो वही बात हो जाएगी कि अभी भाई भाई को ढूँढ रहा है, अपने वू यीहे को ढूँढ रहा है, और बीच में कोई उँगली करने आ रहा है तो मारो इसको ही पकड़ के। राइटियस पाथ के इमॉर्टल्स मार्च करते हुए आपस में डिस्कस कर रहे थे। एक कहता है अगर हम सबको पहले से वुयोंग की रियल स्ट्रेंथ और क्लियर जेड ड्रिपिंग वाइन टाइनी बैम्बू बिल्डिंग पता होता, तो हम कभी भी उसके खिलाफ इतना एग्रेसिव नहीं जाते, उसकी जगह पे कब्जा नहीं करते। दूसरा कहता है वू क्लैन ने इतनी टेरिटरीज लूज की हैं, अब वुयोंग डेफिनेटली जरूर पचरा लेगा। तीसरा बंदा कहता है शैडो सेट के बचे हुए लोगों को खत्म करने के बाद उसका नेक्स्ट मूव हम सब पे ही होने वाला है। चौथा कहता है हम सब ने अंडरस्टिमेट कर दिया था, ये बंदा बहुत ही चालाक है, वुडू शू जैसा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। अब सोचूं तो लगता है कि ये सब प्लान था, पहले कमज़ोर दिखना, सिंपैथी लेना, फिर जस्टिफाइड रिवेंज के नाम पे हम सबकी जो टेरिटरी उनसे डबल डबल चीज़ों को ले लेना। यानी होता है ना,
थोड़ा-सा पेन चला के मतलब हमारे पे अगर ज़रा-सा पेन चल गया तो सामने वाले की पूरी कॉपी गोद दी, वैसा ही कर दिया। स्लोली सबका टॉपिक वुयोंग बन गया था। उनके लिए अब शैडो सेक्टर कोई मेजर कंसर्न नहीं था। पर्पल माउंटेन ट्रोमोनाक मर गया था। स्पेक्टर सोल हेवनली कोड के हाथ में चला गया था। तो उनकी नज़र में सिर्फ़ एक ही चीज़ थ्रेट थी, वो था अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल। पर उनके पास अब 6 इमॉर्टल गो हाउसेस थे, तो कॉन्फिडेंस बड़ा हाई था। ईगल भी क्या ही कर लेगा, बंदे ये सोच रहे थे। अब आगे देखते हैं, पर्पल कह रहा हूँ, प्लंडर थंडर? क्या कह दे रहा हूँ मैं? फेंगिवान की केव के अंदर प्लंडर शैडो अर्थ ट्रेंच। आवाज़ आती है घ टाइप की। बाइनिमिंग ने हल्का-सा कफ किया और दर्द भाई उसके फेस पर साफ-साफ दिख रहा था। ओमनी डायरेक्शनल ट्रैवल फिर से फेल हो गया था। बैकलैश सबसे ज़्यादा उसको लगा था। फेंगयुआन ने बिना डिले करे मैन एज़ बिफोर एक्टिवेट करके एक सॉफ्ट लाइट सबकी बॉडीज़ पे चलाई। इंजरीज़ सबकी ठीक हो गई। हाई लाओला ने आँखें बंद कर ली। दिल में थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स फीलिंग हुआ। उसने बोला मैन एज़ बिफोर और मैं फिर से एक उसके कैंप में हूँ। यानी मतलब पहले ताइबान शेंग के पास था लेकिन अब इसके पास है। बस एक रिग्रेट था, ताइबान शेंग की याद जिसे फेंगयुआन ने खुद मार दिया था अपने हाथों से। सही बात है। आगे देखते हैं, ट्रेनिंग रुक गई। फेंगिवा ने अपने जितने भी घाव थे इंस्टेंटली हील कर लिए, कामली एनालाइज़ करा और फेलियर का रीज़न भी समझा। बाकी सबको भी हील कर दिया था। मैन एज़ बिफोर का इफ़ेक्ट उन पे काम कर गया था, पर फेंगिवान पे ज़्यादा काम करता था क्योंकि उसका सवीनर इमॉर्टल बॉडी के दामाग कॉन्फ्लिक्ट फ्री थे, यानी आपस में लड़ते-झगड़ते नहीं थे, इसलिए उसके पास ज़्यादा काम करता था, ज़्यादा अच्छे से चलता था। डिफेंस थोड़ा-सा कम था, पर हीलिंग भाई मॉन्स्टरस थी, एकदम इंस्टेंट रीजनरेशन टाइप का। थोड़ी देर बाद सब रेडी हो गए। फेंगिवान कोल्ड टोन में कहता, "ठीक है, फिर से ट्राई करते हैं।" एशियन बैटल फॉर्मेशन, ओमनी डायरेक्शनल ट्रैवल, सबकी बॉडी से रेडियंस निकला, एक ग्लो टाइप का, एक दूसरे से कनेक्ट होने लगा, पर कनेक्शन अनस्टेबल होने लगा। फिर क्रैक आवाज़ आई, लाइट टूट गई, हज़ारों छोटे-छोटे स्पार्कल्स हवा में बिखर गए। फेरी म्याओयन ने पेन में एकदम चिल्लाया, फेस रेड हो गया। इस बार सबसे ज़्यादा डैमेज उसे लगा था। फेंगयुआ ने तुरंत ही मैन एज़ बिफोर दोबारा से एक्टिवेट करा, उसे हील कर दिया। मूवमेंट दोबारा से मतलब मैच एक तरीके से मिसमैच हो जा रही है। मूवमेंट अगर मैच करेगी तभी कुछ काम होगा। दोबारा फेंगयुआन कहता है, "दोबारा से करो।" एक क्लैप के बाद दोबारा कमांड दिया, ओमनी डायरेक्शनल ट्रैवल, रिजल्ट फिर से फेल हुआ। हाई लाओला ने हल्की सी मतलब आवाज़ निकाली क्योंकि इस बार पेन उसे दिख रहा था, मतलब लग ही गया था। फेंगिवा ने डीप ब्रेथ ली और कामली बोला, "थोड़ा-सा एडजस्ट करते हैं, इस बार मेरी रिदम पे चलो, मेरी मूवमेंट के साथ मूव करो, समझे?" तीनों ने बिना कुछ कहे बस साइलेंट में सर हिला दिया। अब उनके फेसेस सीरियस थे, नेक्स्ट अटेम्प्ट सक्सेस करना ही था, वरना भाई दिक्कत तो देखो होती। थोड़ी देर बाद एक और फेलियर हुआ। इस बार फेंगिवान ने क्लियरली प्रोग्रेस महसूस की थी। फेंगिवान ने भाई अब कहा, गुड, अब रिदम थोड़ी बहुत मिल रही है। अब सबके मूव एक रिदम में आने लगे थे और ओमनी डायरेक्शनल ट्रैवल एक्टिवेट होने के क्लोज लग रहा था। ये फॉर्मेशन एक ही कंडीशन पे चलता था, सबका कोऑर्डिनेशन एक जगह एकदम परफेक्ट होना चाहिए। बस जब उन्होंने एकदम पेस पकड़ना स्टार्ट ही किया था तभी बूम आवाज़ आई। पूरे ट्रेंच में एक थंडरस साउंड गूंज उठी। एक प्योर ड्रीम रियलिटी स्नीकर बॉडी तेजी से अंदर आई। लीडर बाहर अर्थ ट्रेंच के ऊपर कई इमॉर्टल हाउसेस आ चुके हैं, अब क्या करें? एनिमी का हमला हुआ है। सब फीमेल इमॉर्टल ने एक साथ फेंगिवान की तरफ देखा। वही उनका एक तरीके से डिसीजन मेकर था। फेंगिवान शांत स्माइल के साथ कहता है, काफ़ी फास्ट है पर कोई बात नहीं, ये सिचुएशन एक्सपेक्टेड थी। सब कुछ प्लान के हिसाब से ही होगा। प्योर ड्रीम रियलिटी स्नीकर फिजिक वाला जो बंदा था वो कहता है, ठीक है, अंडरस्टूड, मैं समझ गया। वो तुरंत ही वहाँ से वापस चला गया। फेंगिवान कमांड टोन में कहता है, कंटिन्यू, गू हाउसेस ने हम पे लॉक कर दिया है। पर सब हमारे पास लिमिटेड टाइम है, तो जितना भी हमारे पास टाइम है, हमें उसका यूज़ करना पड़ेगा। हर सेकंड इम्पोर्टेंट है। अब बाहर देखते हैं, ट्रेंच के बाहर क्लियर जेड ड्रिपिंग वाइन टैनी बैम्बू बिल्डिंग जो थी भाई, और उसके अंदर वूयोंग खिड़की के पास खड़ा ट्रेंच को देख रहा था। उसकी आंखों में कोल्ड ब्रिलियंस चमकी। वूयोंग कहता है, इम्प्रेसिव, इस सुपर गू फॉर्मेशन ने ट्रेंच के नेचुरल दावमाग का यूज़ करके सिर्फ मॉर्टल गू से ही इमॉर्टल लेवल डिफेंस बना दिया है, बहुत बढ़िया। क्याओ ज़ीकाई अमेज़्ड हो गया। वो कहता है, ओह! और देखिए तो ज़रा, यहाँ सारे शैडो मॉन्स्टर भी हैं, पूरे ट्रेंच में गैदर कर लिए गए हैं। स्केल बड़ा मैसिव है इसके अंदर। तभी चीक्यू की वॉइस उनके इमॉर्टल हाउसेस से आई। कहता है, हाँ, क्या बात है, मुझे देखने दो। मैं इसका वीक पॉइंट फाइंड करके अभी तोड़ देता हूँ इस फॉर्मेशन को। वू योंग कोल्डली कहता है, नो नीड। ये मिशन क्विक एंड होना चाहिए। ये सिंपल गू फॉर्मेशन क्या कर लेगा? चाहे शैडो सेक्टर मॉन्स्टर्स डबल भी हो जाए उसके, हमारे इमॉर्टल गू हाउसेस के आगे वो कुछ नहीं है। फिर उसने एक शार्प कमांड दिया, सबको ऑर्डर दिया, अटैक कर दो। क्लियर जेट ड्रिपिंग वाइन टैनी बम्बू बिल्डिंग ने सबसे पहले डाइव मारा। फियर्स वाइंड के साथ नीचे चार्ज कर गई। उसके पाथ में आने वाले सारे शैडो मॉन्स्टर एक के बाद कट गए। ट्रेंच के ग्राउंड में जितने भी मतलब ब्लड मॉन्स्टर सब इकट्ठा होने लग गए। सब जगह केओस मच गया। साउथर्न मोटर के सब इमॉर्टल एक तरीके से स्टंट रह गए। उन्होंने ऐसे डिस्ट्रक्शन मतलब इतनी डिस्ट्रक्शन वाली फोर्स देखी नहीं थी कभी। तभी एक बंदा कहता है, देखो देखो, ये है वू क्लैन का रियल माइट। कई इमॉर्टल अंदर ही अंदर शॉक्ड हो गए थे, इम्प्रेस्ड हो गए थे। उन्हें वुडू शिव के टाइम की वो रूथलेसनेस याद आ गई थी और समझ आ गया था कि वू योंग भी उसी की ब्लड लाइन का ही बंदा है, उसी की ब्लड लाइन कैरी करता है।
पूरे आर्मी ने इंस्टेंट एनर्जी आ गई, सबने एकदम चिल्लाया किल, चार्ज। तीसरा कहा था शैडो सेट के डीमंस को खत्म कर देते हैं। कई इमॉर्टल ब्लू हाउसेस एक साथ रैम्पेज करने लगे जैसे जायंट बीस्ट अपने प्रे को चीर रहे हों। थाउजेंड्स ऑफ शैडो मॉन्स्टर उनके सामने पेपर जैसे क्रम्बल हो रहे थे। उनका रोर और डिस्ट्रक्शन ट्रेंच के अंदर तक सुनाई दे रहा था। मास्केर की आवाज़ अब फेंगयुआन तक पहुंच चुकी थी। फेरी मियाओयन का फेस थोड़ा सा टेंस हुआ। हाई लवलॉन ने फेंगयुआन की तरफ देखा 1 2 3 बार, पर फेंगयुआन बिल्कुल स्टिल था, एक्सप्रेशन जीरो था, जैसे कुछ सुन ही ना रहा हो। बाई नेमिंग तो वैसे भी इंडिफरेंट थी, आंखों में सिर्फ कोल्डनेस थी और कामनेस थी। पर सब जानते थे ये सुपर गु फॉर्मेशन उन इमॉर्टल गु हाउसेस के प्रेशर को ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाएगा। थोड़ी देर में ये पूरा प्लंडर शैडो अर्थ ट्रेंच कोलैप्स होने वाला था। शैडो मॉन्स्टर का रैंक हाईएस्ट रैंक वाला भी यहाँ पे सिर्फ रैंक 7 था और अब वो या तो मर चुके थे या तो ट्रेंच में इधर से उधर भाग गए थे। साउथर्न बॉर्डर के राइटियस पाथ गो इमॉर्टल फुल कॉन्फिडेंस में केव के अंदर घुस गए थे। तभी बैम बैम आवाज आई, एक के बाद एक प्योर ड्रीम रियलिटी स्नीकर बॉडीज खड़े हो गए, बिना वार्निंग के सेल्फ डेटोनेट कर गए। ड्रीम रेलम्स एक के बाद एक फैल गए और एक आफ्टर एक खतरनाक ड्रीम डिफेंस बैरियर पूरा एक जगह तैयार हो गया और पूरा कवर कर गया। ये क्लैन के इमॉर्टल शॉक्ड हो गए, क्या ये मूव फिर से दोबारा से ड्रीम रेलम आ गए? उन्होंने पहले भी ये ट्रिक झेली थी जब बे पवेलियन फेंगयुआन से टकराया था। इस बार बिना रिस्क के लिए तुरंत ही वो रिट्रीट कर गए, पीछे ही हट गए कि यार दोबारा थोड़ी ना अपनी हालत खराब करवाएंगे। बाकी इमॉर्टल गु हाउसेस भी रुक गए। अब वो सिर्फ एक तरीके से डिस्टेंस से देख सकते थे, दूर से देख सकते थे, क्योंकि पूरा प्लेंडर शैडो अर्थ ट्रेंच ग्लोइंग शिफ्टिंग ड्रीम केज बन गया था। वो यंग और बाकी लीडर्स ने ये सीन देखा, सबके एक्सप्रेशन कॉम्प्लेक्स हो गए। बंदे कहते हैं ड्रीम पाथ, दूसरा कहता है उन्होंने पूरे बैटलफील्ड को एक लिविंग इल्यूजन बना दिया। उनके फेस पर क्लियर फ्रस्ट्रेशन थी, ये उनके लिए अनफेमिलियर बैटलफील्ड था। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें ड्रीम पाथ इग्नोरेंस का मजाक उड़ा रहा हो। मतलब ये था कि ड्रीम रेलम शायद उनका मजाक उड़ा रहा हो, ऐसा कहना चाहते थे। जो राइटियस पाथ के इमॉर्टल थे अभी तक फुल मोमेंटम में अटैक कर रहे थे, लेकिन जैसे ड्रीम रेलम सामने आया सब सीधा ही खड़ा हो गए, कुछ कर ही नहीं पाए, क्योंकि ड्रीम रेलम की जो बॉडीज थी वो इस तरीके से फटी थी ना, वो बॉडीज के सारे ड्रीम रेलम एक लाइन से बने थे, एक लेयर ही बन गई थी सामने, तो वो लेयर को पार कैसे करेंगे? तभी वू योंग ने हल्की सी चकल दी। वू योंग कहता हाँ, ऐसी डेस्परेट डिफेंस का मतलब है शैडो सेट के पास अब कुछ बचा ही नहीं, वो हमें ब्लॉक कर रहे हैं पर असल में खुद ट्रैप हैं। देखते हैं कितनी देर तक टिकते हैं। और फिर दोनों साइड से एक स्टेलमेट क्रिएट हो गया, यानी वो भी वहीं पे खड़े हो गए, शैडो सेट तो पहले ही वहीं पे था। साउथर्न बॉर्डर का मैसिव फोर्स एक जगह रुक गया था और अंदर फेंगयुआन का ग्रुप ड्रीम डिफेंस के अंदर क्वाइटली वेट कर रहा था। वेट कहाँ कर रहा है यार, वो तो अपना ओमनी डायरेक्शन ट्रैवल यूज कर रहा है। जैसे ही वो कंप्लीट होगा वो लोग यहाँ से गायब। तभी अचानक वू योंग का फेस चेंज हुआ, उसके हाथ में एक लेटर गु आया। उसने जैसे ही ओपन किया उसकी आंखों में शार्प सरप्राइज चमका। ये लेटर जो आया था वो आया था हेवनली कोर्ट से। ड्रीम रेलम की लड़ाई ने दोनों तरफ तबाही मचा दी थी। शैडो सेट पूरी तरह से डिफीट हो गया था और साउथर्न बॉर्डर राइटियस पाथ भी बर्बाद हो गया था। उनका सुपर गु फॉर्मेशन खत्म, हर क्लैन के इमॉर्टल गु लूज हो गए थे, हजारों इमॉर्टल गु भी वेस्ट हो गए थे। इतना कुछ इन्वेस्ट करने के बाद भी रिजल्ट जीरो था। ऊपर से ड्रीम रेलम के अंदर कई इमॉर्टल गु भी, मतलब इमॉर्टल गु क्या बोले, इमॉर्टल्स भी मर गए थे। लेकिन यहाँ पे रियल विनर कौन था? रियल विनर यहाँ पे था हेवनली कोर्ट। वो पूरी लड़ाई के बाद स्पेक्टर सोल का मेन बॉडी कैप्चर करके चला भी गया और सुपर गु फॉर्मेशन के फर्स्ट और सेकंड लेयर को भी लूट ले गया। उन लेयर्स में जितने भी इमॉर्टल गु थे सब साउथर्न बॉर्डर राइटियस क्लैंस के थे, सिर्फ एक डार्क लिमिट गु फेंगयुआन का खुद का था। साउथर्न बॉर्डर के इमॉर्टल्स के लिए ये पूरा इंसल्ट जैसा था। तभी एक आवाज आती है सब राइटियस पाथ के नाम पे, पर हेवनली कोर्ट का ये बिहेवियर हद से ज्यादा ग्रीडी था। सब क्लैंस हेवनली कोर्ट से एक्सप्लेनेशन मांगने के रेडी थे, यानी मांगना चाहते थे कि अरे भाई ये क्यों कर दिया, या तो हमारी चीज वापस कर दो या वरना एक्सप्लेनेशन दो। जब वू योंग ने फेंगयुआन और शैडो सेट का चेस स्टार्ट किया था तभी उसने हेवनली कोर्ट को, मतलब जितने भी हेवनली कोर्ट के गु इमॉर्टल्स हैं उनसे कनेक्ट करने की कोशिश भी की थी। नॉर्मली साउथर्न बॉर्डर और सेंट्रल कॉन्टिनेंट के, मतलब दोनों अलग ही रीजन है, पर ट्रेड और कनेक्ट पॉसिबल था। सिर्फ ट्रेजर वाले हेवन की वजह से कनेक्ट था। उस नेटवर्क के थ्रू सुपर फोर्स इजिली कम्युनिकेशन और डील्स कर सकते थे, लेकिन इस बार हेवनली कोर्ट के लोग एक तरीके से अनरीचेबल थे, यानी रीच ही नहीं हो रहे, उनसे बात ही नहीं हो रही। 10 ग्रेट एशियन सेक्ट से कनेक्ट हो गया पर वो मैटर सॉल्व ही नहीं कर सकते थे। हेवनली कोर्ट खुद से बात करना जरूरी था और वो बिल्कुल साइलेंट थे। वो यंग अपने, मतलब जो उसके हाथ में गु आया था उसको पकड़ के खड़ा था और वो एक नाम लेता है फेरी सीवी। उसने हमेशा सोचा था कि हेवनली कोर्ट को अप्रोच करेगा, पर यहाँ तो उल्टा हो गया, हेवनली कोर्ट ने खुद से उससे कांटेक्ट किया था। एक हिडन हेवनली कोर्ट विजडम पाथ इमॉर्टल ने सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन पाथ इमॉर्टल को भेजा था और उस छोटी सी गु ने वो यंग को शॉक कर दिया था। उसके अंदर लिखा था सब कुछ, फेंगयुआन, यिंगवुशी, पर्पल माउंटेन, ट्रुमनाक, बाइनिमिंग, सबके डिटेल रिकॉर्ड्स, और एक शॉकिंग चीज थी, एशियन बैटल फॉर्मेशन ओमनी डायरेक्शन ट्रैवल का पूरा डेटा भी हेवनली कोर्ट के पास था। लेकिन सबसे बड़ा धमाका तो लास्ट लाइन में था। उसमें लिखा था द रियल वी हैज अ लॉन्ग बीन डेड, यानी वो कब का मर चुका है। द
और द वन इनसाइड अ वू क्लैन इज अ फेंग युआन द अदर वर्ल्डली डीमन। यानी ये जो लाइन लिखी थी कि जो तुम्हारे क्लैन के अंदर था वो असली में वू ही है, था ही नहीं, वो था फेंग युआन द अदर वर्ल्डली डीमन। वू योंग एक तरीके से शॉक में हो गया, वो कहता क्या फेंग युआन ही वू ही है था, या फिर कहना चाहिए कि वू ही है कब का मर चुका था। उसके दिमाग में फ्लैश हुआ, जब मतलब जिस भाई को वो बचाने निकला था वो तो पहले ही मर गया था, और उसकी जगह एक एनिमी डीमन ने उसके फेस को पहन रखा था, उसके क्लैन में घुसकर सबको बेवकूफ़ बना दिया था। पहले शॉक, फिर साइलेंस और फिर पूरा एंगर भर गया। बंदा कहता है चिल्लाकर, ये फेंगिवान, इसने सिर्फ मेरा नहीं पूरे वू क्लैन का भाई इंसल्ट कर दी है। मेरे भाई का कातिल है तू, और हमारे नाम का तूने जो मार्क्स लगा के क्लैन के अंदर तू घुसा था ना, ये तो सीधा हमारे मुँह पे तमाचा था। अब मैं तुझे बताऊँगा। उसकी फिस्ट टाइट हो गई, उसकी आइज़ में एकदम खून भाई उबलने लग गया, और सबसे बड़ी बात, ये सब इतने परफेक्शन से उसने किया कि हम लोगों को शक भी नहीं हुआ। वू योंग का एक्सप्रेशन अब शांत नहीं था, वो एक साइलेंट वोल्केनो बन चुका था। अब उसके लिए फेंगयुआ सिर्फ एक टारगेट नहीं, एक इंसल्ट का बदला था। और उसके अंदर बस एक ही लाइन आ रही थी उसके मन में कि ये तो भाई इंसल्ट है, एक बेइज्जती। फेंगयुआ ने सिर्फ वू क्लैन को इग्नोर नहीं किया, बल्कि उनके मुँह पर खुलेआम थप्पड़ मार दिया था। और किसको? साउथर्न ऑर्डर के नंबर 1 राइटियस पाथ फोर्स को, वू क्लैन को, और उनके सुप्रीम एल्डर रैंक 8 पावर हाउस वू योंग तक को भी, जिसके पास एक से बढ़कर एक इमॉर्टल गु, ऊपर से पूरा इमॉर्टल गु हाउस भी था। फेंगयुआन ने सबको ऐसे बेवकूफ बनाया जैसे कोई जोक हो, पर फेंगयुआन के अलावा वू योंग का गुस्सा अब हेवनली कोड पे भी था। पहला रीज़न, उन्होंने वू क्लैन के सारे इमॉर्टल गु चुरा लिए जो सुपर गु फॉर्मेशन में लगे हुए थे। और दूसरा, उन्होंने ये डेंजरस इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट उसको ही भेज दी। मतलब सीधा कह रहे हैं कि हमारे पास तुम्हारे क्लैन की कमज़ोरी का प्रूफ़ है, सोच समझ के मूव लेना। ये एक साइलेंट थ्रेट था। अब सवाल ये था कि फेंगयुआन का डिस्गाइज़ का इन्फॉर्मेशन वू योंग के लिए इतना डेंजरस क्यों था? आंसर सिंपल है, फेस और रूल्स। क्राइटेस पाथ के लोग चाहे कितने भी पॉलिटिकल हो, उनका सबसे बड़ा वेपन होता है रेपुटेशन। वो खुद मतलब वो कुछ भी करें, कुछ भी करते हैं, एक जस्टिफाइड रीज़न देके ही कर सकते हैं। जैसे वू क्लैन ने जब वू क्लैन के रिसोर्स पॉइंट कब्ज़ा किए थे, तब उन्होंने पहले एक इमॉर्टल को फेक करके वहाँ भेजा था, डेमोनिक कल्टीवेटर बना के भेजा था, और दूसरों ने उसे चेज़ करते हुए एक्सीडेंटली उस टेरिटरी में घुस गए थे वू क्लैन की, और फिर कह दिया कि हमें तो बस डेमोनिक पाथ को पकड़ने जा रहे थे, तभी हम यहाँ पे आ गए। एक परफेक्ट एक्सक्यूज़ करा था इन्वेड करने का। यांग क्लैन ने भी और स्मार्ट गेम खेला था। पहले तो एक मॉर्टल विलेज में अपने लोगों को घुसा दिया, फिर वहाँ के छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स को बड़ा बना दिया, और मॉर्टल लोगों में बात बढ़वा के इमॉर्टल लोगों को बीच में घुसवा दिया। यही राइटर्स पाथ का स्टाइल था, हर गलत काम को सही रीज़न के साथ करवाना। सीधा-सीधा कह दो ना, नहीं ये नहीं बोलूँगा मैं। तो अब समझो वू योंग इतना स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद पहले पैसिवली बिहेव क्यों करता था? सिंपल, उसका प्लान अपना वाला था। वो जानता था कि वू क्लैन के पास इतनी बड़ी टेरिटरी है कि दूसरे क्लैन्स हमेशा उसे जेलस रहेंगे। अगर वो सीधा पावर शो कर देता तो बस सब अलर्ट हो जाते, और अंदर ही अंदर एक तरीके से वो होता ना, सांप को दूध पिलाना टाइप का, वो वही रहते, सांप ही रहते बन के वो, और कभी भी बाइट कर लेते। यानी जब वो कमज़ोर होता तब। अगर मान लो तुम अपनी फुल पावर दिखा दो तो लोग एक तरीके से भले डर जाएँगे, एकदम पीछे रह जाएँगे, लेकिन बाद में आने पर, टाइम आने पर वो अपना असली रंग दिखाएँगे। कौन दुश्मन, कौन दोस्त क्या पता, जब तक बुरा टाइम नहीं आता। तो एक तरीके से वू योंग ने अपने आप पे बुरा टाइम लाया ताकि सब लोग पता दिखाएँ अपना असली चेहरा, फिर एंड टाइम पे अपनी ताकत दिखा के अच्छे लोगों को साइड कर लिया और बुरे लोगों को दूसरी साइड कर दिया, इसलिए छाँट दिया बंदों को। इसलिए उसने प्लान बनाया था कि पहले कमज़ोर दिखेंगे, उन्हें अटैक करने दो, फिर जस्टिफिकेशन के साथ बदला लेंगे। ऐसे रिवेंज में वो हर क्लैन से एक बाइट ले सकता था, और सबको एक मैसेज भी मिला था, वू क्लैन को छेड़ने का रिज़ल्ट दर्द होता है। उसके बाद सालों तक कोई भी वू क्लैन पे हाथ नहीं उठाता। यही उसका हिडन लॉन्ग गेम था, जिसका वूफा से उसने बात कर रखी थी। वूफा को भी ये आइडिया नहीं था शायद, लेकिन थोड़ा बहुत उसको भी देखो वूफा समझदार है, वू योंग को जानता है, तो उसे भी थोड़ा बहुत इतना तो पता ही था कि वो योंग बदला तो लेगा ही। और सब कुछ परफेक्ट भी चल रहा था जब तक शैडो सेप्ट और फेंगयुआन नहीं आए थे। एक डीमन ने उसके क्लैन में घुसकर वू यी बनकर, यानी उसका भाई बनकर आ गया, और वो खुद वू योंग उससे अपना छोटा भाई समझकर प्यार भी दिखा रहा था। बंदा वू योंग यहाँ पे कहता है, मैं तो उसके नाम से अपना रेपुटेशन बिल्ड कर रहा था, और वो मेरा भाई बन के मतलब मेरे भाई का कातिल बन के मेरे यहाँ ही अपना सब बना रहा था। जब उसके दिमाग में सोच आ रही थी ना, वो सिर्फ वू क्लैन नहीं, पूरे साउथर्न बॉर्डर राइटियस पाथ को मतलब एक तरीके से चोमू बना रहा था। और ये जब कोई सुनेगा तो भाई पूरा राइटियस पाथ ही हिल जाएगा, क्योंकि अगर सब क्लैन ने इस बात को मतलब देखा तो नंबर 1 राइटियस फोर्स के अंदर एक डीमन इन्फिल्ट्रेट कर गया, यानी घुस गया और सबको पागल भी बना गया, और उन्हें पता भी नहीं चला। तो सबसे बड़ी बेइज्जती किसकी होगी? वू क्लैन की होगी। तो वू क्लैन का प्रेस्टीज एक ही दिन में कोलैप्स हो जाएगा, और वू योंग का केयरफुली मतलब इतना जो प्लान बनाया, इतना कुछ करा, वो सब बेकार पड़ जाएगा, फेड पड़ जाएगा, एक ब्लास्ट में सब कुछ बिखर जाएगा।
फेरी ज़ीवी का भेजा हुआ लेटर गो अभी भी वू योंग के हाथ में था, पर उसका चेहरा अब रेज और डिसगस्ट एकदम भाई खराब-सा, अगली-सा हो गया था। उसके माइंड में हेवनली कोड के जो शब्द गूंज रहे थे, तुम्हारा वू क्लैन राइटेस पाथ का लीडर है। फिर एक डीमन उसके अंदर घुसकर आराम से जी भी रहा था, जीता रहा। तुम्हारे पास क्या चेहरा बचा है राइटेस पाथ को लीड करने का? हैं? ये सब लिखा था लेटर के अंदर। और दूसरा, और उसमें ये भी लिखा था, तुम इतने रिसोर्स को क्यों ऑक्यूपाई कर रहे हो? ताकि उन्हें डीमन्स को सप्लाई करो जिन्होंने तुम्हारे क्लैन में घुसपैठ कर ली थी। यही इसके थ्रू ही अंदर-बाहर एको कर, मतलब ये जो बात बोली गई थी ना, इसके अंदर-बाहर मतलब यही सुना ही जा रहा था। उसके बाहर जो देख रहा है उसे यही सुन रहा है, अंदर सोच रहा है यही सुन रहा है। बस भाई के मन के अंदर बस यही दोनों चीज़ें घूम रही थी। ये एग्ज़ैक्टली वैसा था जैसे अर्थ पे किसी सेलिब्रिटी को जैसे ड्रग स्कैंडल या किसी भी चीज़ों में मतलब फँसा दिया जाता है। परफेक्ट फैमिली मैन या बिज़नेसमैन को अफ़ेयर में एक्सपोज़ में फँसा दिया जाता है, या फिर पुलिस डिपार्टमेंट में कोई ट्रेटर पकड़ा जाए तब। प्रेस्टीज दिखाई नहीं देता, हाथ नहीं लगता, पर वो एक रियल पावर होता है, जो लोग के ट्रस्ट और इज़्ज़त से बनता है। अब वू क्लैन का वो इनविजिबल आर्मर टूट गया था, क्योंकि अगर मान लो ये चीज़ उन्होंने फैला दी हेवनली कोर्ट ने, तो वू क्लैन तो क्या अब रह जाएगा। वो क्लैन पे तो इल्ज़ाम लग जाएगा, तुम राइटेस्ट पाथ नहीं हो, तुमने तो भाई डीमन को पाला, उसे रिसोर्स दिए, उसे बड़ा करा, देखो वो क्या कांड करके भाग गया। वो तो बोल देगा सीधा-सीधा इसलिए। वू योंग अपने भाई दाँतों को दबा लेता है, फ़िस्ट को टाइट कर लेता है, कहता है फेंगयुआन, तूने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया, उसके लिए रिसोर्स पॉइंट मैटर नहीं करते थे। वो आगे कहता है, वो चीज़ मैं कल वापस ले सकता हूँ, पर जो मैंने खोया है वो है इज़्ज़त, फेस, क्लैन का नाम। वो कोई इमॉर्टल एसेंस भी नहीं खरीदा जा सकता, मतलब कोई भी इमॉर्टल एसेंस उस चीज़ को खरीद के नहीं दे सकता। उसका पूरा प्लान यही था, राइटेस्ट पाथ एक्सक्यूज़ के नाम पे रिटेलिएशन करना और अपना नाम साउथर्न बॉर्डर हिस्ट्री में छोड़ जाना। पर अब फेंगयुआ ने सब उल्टा कर दिया था। एक डीमन ने उसके भाई का फेस पहना, उसके हाथ फ़ैमिलियल लव का ड्रामा खेला, और उसने खुद से डिस्गाइज़ को यूज़ करके अपना इमेज और ज़्यादा पॉलिश कर लिया। और अब जब सच बाहर आएगा, तो फ़ैमिलियल लव एक क्लाउन एक्ट बन जाएगा कि देखो एक भाई चोमू भाई जिसने अपने भाई को नहीं पहचान पाया, असल में उसका भाई तो कब का मर गया था, उसके बेस में कोई और था। और ये एक सगा भाई होके उसको पहचान नहीं पाया। और बंदे बोलेंगे देख लो, हू यंग जिसे अपने भाई से प्यार करता था, असल में वो एक डीमन के हाथ पे नाच रहा था, एक डीमन के इशारों पे नाच रहा था। ये उसकी लाइफ टाइम का सबसे बड़ा दाग होगा। वू यंग अपने आप से ही कहता है, ये फेरी ज़ीवी भी निकम्मी है, कमीनी है एक नंबर की, पहले नहीं बताया था। अब आ रही है बोलने, और इतना कुछ कांड करने के बाद अपना मुँह बंद करवाना चाहती, मतलब मेरा मुँह बंद करवाना चाहती है, और अपना मुँह तभी बंद रखेगी अगर मैं कुछ ना कहूँ तो। उसके वर्ड्स और उसका टाइमिंग सब एक ही बात दिखाते थे कि हेवनली कोड ने इन्फॉर्मेशन इसलिए भेजी थी कि एक तरफ से वार्निंग, दूसरी तरफ से बेट, चारा। फेरिज़ीवी ने उसे मैनिपुलेट कर लिया था। अगर वो फेंगियोन को डिस्ट्रॉय करता तो उनका काम हो जाएगा, और साथ में वूयोंग का माउथ शट भी रहेगा। और सबसे बड़ी इंसल्ट, ये लेटर में एक थ्रेट नहीं लिखा था, कोई अल्टीमेटम नहीं था, कोई डील नहीं थी, सिर्फ़ फैक्ट लिखे थे। मतलब कोई थ्रेट कुछ नहीं था, लेकिन एक तरीके से ना ये एक धमकी तुम मान ही लो, क्योंकि अगर मान लो ये चीज़ रिलीज़ हो गई, बाहर आ गई, तो एक तरीके से सबसे बदनामी किसकी होगी? वूयोंग की होगी। और अगर उस हेवनली कोर्ट की लौंडिया फेरिज़ीवी को ये सब भेजना ही था, तो वो वूयोंग को ही क्यों भेजती? कहीं और भेजती, लेकिन उसने वूयोंग को भेजा ताकि वूयोंग अपना मुँह बंद रखे, वूयोंग अपना काम करे जो फेरिज़ीवी कह रही है। बस इतना ही, और उसी पे उसका पूरा मेंटल बैलेंस हिल गया था। तभी अपना वूयोंग कहता है, ये औरत मुझे यूज़ करना चाह रही है, पर मैं कुछ भी नहीं कर सकता। उसके लिए अब सिर्फ़ एक ही रास्ता बचा था, फेंगयुआन को मारना। अगर वो खुद फेंगयुआन को सीक्रेटली किल कर देता, तो ब्लेम ईज़िली शैडोसेट पे डाल सकता था। वो कहता है फेंगयुआन, हाँ, शैडोसेट के साथ मर गया तो कितना बढ़िया होगा। मेरे को यही करना होगा, फेंगयुआन को मारना होगा। और अगर बाद में हेवनली कोर्ट ने सच लीक भी कर दिया, तो सब कहेंगे कि अरे, तो पहले ही वो तो ख़त्म तो हो चुका है। खुद फेंगयुआन को किसने मारा? वू योंग ने मारा। खुद वू योंग ने फेंगयुआन को मारा, तो क्या फ़र्क पड़ता है? वो तो मर गया, बात ख़त्म। लोग दाग भी नहीं लगाएँगे उसके ऊपर, और वू योंग की जो रेपुटेशन है वो वैसी की वैसी रहेगी। तो वू योंग के मन में यही प्लान था कि चलो यही करना है, फेंगयुआन को मारना है। वो योंग एकदम लो होता है ना, लो ग्राउल तरीके से कहता है, फ़ैरिज़ीवी देख लेंगे। उसने नाम इतनी हेट्रेड के साथ बोला जैसे पॉइज़न टेस्ट कर रहा हो। आगे कहता है, मुझे पता है तू मुझे प्यादा बना रही है, पर अब मुझे वैसे भी ये गेम में खुद ही मज़ा आ रहा है, मैं खुद ही से फ़िनिश करना चाहूँगा। उसके हाथ में लेटर गो अब क्रम्बल हो गया, फिंगर्स व्हाइट हो चुकी थी, इतना टाइट पकड़ा था कि भाई क्या बताएँ। तभी पास में क्याओ क्लैन का फर्स्ट एल्डर क्याओ ज़िकाई अलर्ट टोन में कहता है, लॉर्ड वूयोंग, सब ठीक तो है? आपका एक्सप्रेशन कुछ अजीब लग रहा है। वूयोंग ने उसकी तरफ देखा, 1 सेकंड के लिए कुछ नहीं बोला, बस आँखों में एक कोल्ड ग्लेयर था। आँखें जो कहती हैं, "तू भी मेरे रास्ते में मत आ", ये कह रही थी, मतलब आँखें। उसने मुँह से नहीं बोला, आँखें कह रही थी। उसके अंदर इतना हेट्रेड भर गया था कि अब उसे हर चेहरा एनिमी का लग रहा था। जो भी उसके आस-पास खड़ा है, सब एनिमी है, कोई दोस्त नहीं है, क्योंकि उसका भाई ही दुश्मन निकला यार।
इस पे सबसे ज़्यादा प्यार करता था वो। सेकंड सुप्रीम एल्डर सेकंड सुप्रीम एल्डर को भी साइड कर दो तो पहले वो अपने भाई को देखता था, इसलिए। भले वो उसे एक पॉलिटिकल प्यादे की तरह यूज़ कर रहा था वूयंग, लेकिन फिर भी भाई तो भाई था ना। इसलिए अब उसे इतना गंदा धोखा लगा कि अपने लोगों को भी वो बुरा ही मान रहा है, एनिमी ही मान रहा है। इसलिए उसे ऐसा लग रहा था। फेंग युआन और फेरी भी, और अब जो भी बीच में आया वो तो गया। वू योंग ने फिर एक कैजुअल ग्लांस डाला क्याओ जी काई की तरफ, पर उसके दिल में तो अभी भी फुल हेटेड भर गया था। बंदा कहता है यही बुढ़ा जिम्मेदार है, इसी ने अपने क्याओ क्लैन को बोला था कि वो क्लैन से चिपको, फेवर कमाओ। अगर ये ना होता तो फेंगियो इतनी आसानी से मेरे वो क्लैन में घुस ही नहीं सकता था। सही बात है, क्याओ क्लैन ने भी उंगली करी थी भाई। पर बाहर से स्माइल और काम टोन में परफेक्ट एक्टिंग कर रहा था अपना वू योंग, और अंदर से तो बहुत गुस्सा था। वू योंग सॉफ्ट और पोलाइट टोन में कहता है कुछ नहीं, बस अपने भाई के लिए चिंता हो रही थी। कौन जाने शर्ट के हाथ में क्या हाल होगा उसका, है ना? क्याओज़ी काई ने हल्की होकर स्माइल दी और अंदर ही अंदर थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ था। बाहर कोई आउटसाइडर भी नहीं है, फिर भी ये भाई-भाई का नाटक क्यों कर रहा है? उसके मन में आ रहा था ना। उसे नहीं पता था कि अब वू योंग का कंसर्न फेक नहीं था और ट्रूली कंसर्न था, पर एक चीज़ के लिए, फेंग युआन को तुरंत मार देने के लिए। वो पक्का चाहता था कि भाई कैसे भी करके वो ये उसके सामने आ जाए। बहुत चिंता में हूँ मैं उसके लिए, लेकिन इसलिए नहीं कि वो उसका भाई है, इसलिए कि वो उसे मार दे। थोड़ी देर बाद वू योंग ने सीरियसली अपने वू क्लैन हेडक्वार्टर को एक गू इमोटल से कनेक्ट किया, मतलब बात-वात करने के लिए। वू योंग ने अपनी मेंटल वॉइस में कहा, "वू यीहे से अभी तक कॉन्टैक्ट हो नहीं हुआ क्या?" साइलेंस छा गई। एक के बाद एक इमोटल हेजिटेट लग रहे थे। लास्ट टाइम जब उसने बात करी थी तो वो ट्रेज़री से इमोटल को बोरो कर रहा था, बस वही बात थी। दूसरा इमोटल अब यहाँ पे एक बंदा कहता है, उनके पास अभी भी क्लैन के 6 इमॉर्टल वो है, लॉर्ड वू ये को कुछ नहीं होना चाहिए। ये सुनकर वू योंग का फेस तुरंत ही डार्क हो गया। एंगर भाई बहुत भर गया था उसके अंदर। उसके दिमाग में एक चीज़ फ्लैश हुई, ये सब डिसीज़न उसने खुद ही अप्रूव किए थे कि इसको गू देना है, 1 लाख प्राइमल स्टोन देने मतलब इमॉर्टल एसेंस स्टोन देने हैं। पेंगुइन एज़ अ वू यीहे ने जब ट्रेज़री से 6 इमॉर्टल वू माँगे थे, वो पर्सनली एक तरीके से सैंक्शन किया था, और ऊपर से 1 लाख इमॉर्टल एसेंस स्टोन का बोनस उसने खुद दिया था। ऐसा जेनरस एल्डर होने के नाते, एज़ अ भाई होने के नाते उसने इमेज बनाने के लिए सब दिया था। अब उसे ऐसा लग रहा था जैसे काश मैं अपने आप को थप्पड़ मार सकता। उसने अपने दाँतों को दबा लिया, आँखों में भाई खून चमक रहा था एकदम। वो कहता है ये फेंगिवान ये इंसान नहीं, एक चलता-फिरता फ्रॉड है। एक्सपोज़ होने के टाइम पे भी प्रॉफ़िट निकाल गया। 6 इमॉर्टल वू और करीबन 1 लाख स्टोन्स ले गया। कितना मैनिपुलेटिव है ये, हर एक मूव का कैलकुलेटिव यूज़ करता है। उसके मन में एक ही थॉट लूप में चल रहा था, मैं ग्रैंड वू योंग, साउथर्न बॉर्डर का रैंक 8 पावर हाउस, एक इमॉर्टल गू हाउस का मालिक, इतनी प्लानिंग के बाद भी इस एक डीमन के हाथ में बेवकूफ़ बन गया। उसका हैंड भाई एकदम काँप रहा था, गुस्सा आ रहे थे, एकदम नेल्स-वेल्स एकदम फाड़े जा रहे थे। मतलब होता है ना, हाथ के नाखून भी अपने हाथ में घुसे जा रहे थे, इतने तेज़ दबा रहा था। वाइंड के बीच में उसका मतलब अपने ही मन के अंदर ही वो जो जो गुर्रा रहा था ना, वो साफ-साफ सुनाई दे रहा था। कह रहा था, "फेंगिवान, तूने गलत इंसान से पंगा ले लिया।" बस यही उसके लास्ट शब्द थे। बस ये बोल के ही भाई चुप हो गया। लास्ट शब्द यही थे, "फेंगिवान, तूने गलत इंसान से पंगा ले लिया।"